जी गुड मॉर्निंग। तो गुड जेई मॉर्निंग सर। जेई वाले माइनर देंगे कि नहीं देंगे इस बार का? पता नहीं सर वो लोग का। इसी सैटरडे को है ना माइनर टेस्ट तुम्हारा शायद। हाँ सर हाँ 70। सर। कहाँ तक आ रहा? पूरा वेव ऑप्टिक्स आ रहा ना उसमें? डिफ्रैक्शन नहीं आ रहा और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आ रहा? हाँ सर। तो मैं आज ऐसा करूंगा, मैं आपको पहले वेव फ्रंट्स पढ़ा दूंगा, हाइगन्स वेव थ्योरी, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे आपको सर्टेनली उसके अंदर। तो हाइगन्स वेव थ्योरी पढ़ा के मैं डिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाऊंगा आपको। और इंटरफेरेंस वाला पार्ट मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, उसमें फ्रेसनेल्स बाइप्रिज्म और ये सब चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर आप एक बार मॉड्यूल में से क्वेश्चंस कर लो, जो डाउट्स होंगे मेरे से डिस्कस कर लेना, है ना? हाँ सर ठीक। हम्म। सर ये इंटरफेरेंस इन थिन मतलब थिन फिल्म्स में जब तीन मीडियम अलग अलग होते हैं, आपने बोला था कि उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि किसमें रिफ्लेक्शन हो के मतलब क्या होगा। फेज चेंज का, रिफ्लेक्शन का फेज चेंज आपको देखना पड़ेगा, किसमें हो रहा है किसमें नहीं हो रहा। तो उस पे मतलब थोड़े क्वेश्चन करवा सकते हैं सर, एक दो। नहीं बेटे, आप कौन, वाई डोंट यू हैव ए कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ? उसमें आपको, जो हमने केस लिया था, उसमें हमने देखा था कि जो ऊपर वाले सरफेस से रे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, उसमें लैम्डा बाय 2 का फेज चेंज आ रहा है रिफ्लेक्शन की वजह से, और जो नीचे से आ रही है उसमें नहीं आ रहा, है ना? हाँ सर। तो अगर नीचे कोई और मीडियम हो जाएगा तो हो सकता है दोनों में फेस चेंज आ रहा हो। तो अगर दोनों में फेस चेंज आ रहा होगा तो रिफ्लेक्टेड में लैम्डा बाय 2 नहीं आएगा, उस केस में ट्रांसमिटेड में आना शुरू हो जाएगा। हम्म, बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं है। वो फॉर्मूला वो एज इट इज रहेगा, 2 म्यूटी कॉस आर वाला। टू अच्छा। म्यूटी, हाँ, 2 म्यूटी कॉस आर चेंज नहीं होगा। एक बार मॉड्यूल सॉल्व किया क्या तूने? नहीं सर, अभी तो आप री ऑप्टिक्स का ही कर रहा था। हाँ, तो फिर पहले मॉड्यूल सॉल्व करना है एक बार। अच्छा, तो मतलब जो मैंने पढ़ा उसका इंटरफेरेंस और उसका कोई मॉड्यूल में से क्वेश्चन ट्राई नहीं किया अभी तक तूने? नहीं सर, अभी फिर नहीं तो किया। भूल जाओगे यार। फिर मेरे पढ़ाने का क्या फायदा हो रहा है? मतलब मैंने इतना प्रैक्टिस, इतने पढ़ा दिए, मैंने 3 लेक्चर ले लिए आपके, और आपने मॉड्यूल में से क्वेश्चन ही नहीं किए, तो फिर आप भूल जाओगे सारा। सर आज कर लूंगा सर। हाँ नहीं, समझ इस चीज को, जिस दिन लेक्चर होता है उस दिन के बाद सेम डे आपको क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, नहीं तो एक दिन के बाद करने चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स और आप क्वेश्चंस कर रहे हो रे ऑप्टिक्स के, तो आपको ना रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन अच्छे से हो रहेंगे, ऊपर से वेव ऑप्टिक्स भी आप भूल जाओगे। ऐश्वर्या कहाँ रह गई? और कौन रह गया? तुम्हारे तो 2 ही बच्चे आने वाले हैं ना, तो वेर इज ऐश्वर्या? ऐश्वर्या इज मिसिंग। तुम्हारी आगे क्लासेस के बाद नकुल? नहीं सर। हम्म। चलिए ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। अच्छा। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना आप लोगों को? नहीं सर। क्लियर है अच्छा, सर। ठीक है। तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हमने इस चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस के फिनोमिनन के बारे में पढ़ा, और जो मेजर पॉइंट था डिस्कशन का वो ये था कि जो इंटरफेरेंस का फिनोमिना है वो वेव्स ही शो करती हैं, पार्टिकल्स डू नॉट शो द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस। तो जो हमने इंटरफेरेंस पढ़ा, इट इज अ प्रूफ फॉर वेव नेचर ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस इज अ प्रूफ फॉर वेव नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट एग्जैक्टली exactly क्या है, इसको लेकर डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम पे अलग अलग लोगों ने इसके बारे में थ्योरीज प्रपोज की। तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था
हाइगन का, तो हाइगन वाज द पर्सन हु पुट फॉरवर्ड अ वेव मॉडल फॉर लाइट, और ये एक सबसे पहला बड़ा ही सक्सेसफुल अटेम्प्ट था कि कैसे हम लाइट को वेव की तरह ट्रीट कर सकते हैं और कैसे उसकी हेल्प से हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, और अगर रिफ्लेक्शन हो रही है तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों इक्वल आना चाहिए, या रिफ्रैक्शन होती है तो लाइट रे क्यों बेंड करनी चाहिए, और अगर वो हाई स्पीड वाले मीडियम से लो स्पीड वाले मीडियम में एंटर करती है तो रेज ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जानी चाहिए, या फिर वो लो स्पीड से हाई स्पीड वाले में एंटर करते हैं तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड कर जानी चाहिए। तो हाइगन वाज फर्स्ट पर्सन हु सजेस्टेड अ वेरी ब्यूटीफुल मॉडल ऑफ लाइट, इसको हम हाइगन्स वेव थ्योरी बोलते हैं। ध्यान से आप लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। हाइगन्स वेव थ्योरी प्योरली एक मैथमेटिकल मॉडल है, ये प्योरली एक मैथमेटिकल मॉडल है फॉर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा नहीं बता रहा है कि लाइट वेव होती है तो ये वेव्स किस तरह से बिहेव करती हैं। ये एक आपको, जैसे थ्योरी में क्या होता है, कोई भी आप थ्योरी पढ़ते हैं तो उस थ्योरी के अंदर कुछ अजम्पशंस होती हैं, तो उन अजम्पशंस की रीजनिंग हम नहीं देते हैं कि ये अजम्पशंस कहाँ से आई, बट वी से कि अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइट ऐसा बिहेवियर क्यों शो कर रही है। तो यहाँ पर हम एक अजम्पशन लेने वाले हैं, दैट अजम्पशन वाज गिवन बाय हाइगन, जिसको हम हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट बोलते हैं। तो हाइगन ने एक थ्योरी प्रपोज की, कुछ पोस्टुलेट्स दिए कि इसके बेसिस पे अगर हम चलें तो हम लाइट की स्पेस में प्रोपेगेशन को समझ सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। और ये बहुत ही सुंदर मॉडल था और आज की डेट में भी बहुत सारी क्वेश्चंस को, बहुत सारी फिजिकल सिचुएशंस को मैथमेटिकली एनालाइज करने में हमारी हेल्प करता है। मैंने रे ऑप्टिक्स की बिगिनिंग में आपको बताया था कि हम जब इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम एक बीम ऑफ लाइट लेते हैं, और रे ऑप्टिक्स के अंदर मैंने बोला था हम एक बीम ऑफ लाइट लेते हैं, और एक बीम बेसिकली मैं बोलता हूँ अ बंच ऑफ इंटर रिलेटेड रेज को। तो बंच ऑफ इंटर रिलेटेड रेज से मेरा क्या मतलब है, तो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाली रेज को हम एक बीम बोलते हैं, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाली सेट ऑफ रेज को हम बीम बोलते हैं। और ये जब बीम किसी लेंस से पास करती है या ग्लास स्लैब से पास करके किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई देती है तो अपने को वहां पर इमेज दिखाई देती है। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हम एक पॉइंट से, रे ऑप्टिक्स के अंदर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसे सेट ऑफ रेज निकलती हुई दिखाई देते हैं। तो रेज बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तो रेज ज्योमेट्रिकली एक पाथ को रिप्रेजेंट करती हैं जिस पाथ के अलोंग लाइट एनर्जी ट्रेवल कर रही है। तो रेज बेसिकली हाइपोथेटिकल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं और ज्योमेट्रिकली ये हमारे एक पाथ को रिप्रेजेंट करती हैं जिसके अलोंग हमारी लाइट एनर्जी ट्रेवल कर रही है। हाइगन सजेस्टेड कि आप इसको रेज को एक और ऑल्टरनेट तरीके से समझो। ही सजेस्टेड दैट यू थिंक इन टर्म्स ऑफ एन इमेजिनरी सरफेस कॉल्ड अ वेव फ्रंट। तो जैसे हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, रेज ड्रॉ करते हैं लाइट का पाथ शो करने के लिए, तो हाइगन सजेस्टेड कि हम किसी वेव की प्रोपेगेशन के लिए कुछ इमेजिनरी सरफेसेस बनाएंगे स्पेस में, एंड दीज इमेजिनरी सरफेसेस आर कॉल्ड वेव फ्रंट्स। और हम वेव फ्रंट्स की प्रोपेगेशन की फॉर्म में अगर एनालिसिस करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि कैसे लाइट की बेंडिंग होती है, कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे और रिफ्लेक्शन बराबर आते हैं। इसके बेसिस पे इंटरफेरेंस भी समझ में आती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन डिफ्रैक्शन की बड़ी सुंदर एक्सप्लेनेशन इससे मिलती है। ठीक है, तो व्हाट इज अ वेव फ्रंट।
तो ही सेड कि अगर आप एक ऐसा कंटिन्यूअस सरफेस ड्रॉ करने की कोशिश करें स्पेस में जिसके ऊपर सभी पॉइंट्स सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो उसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस, wavefront is an imaginary surface drawn in space such that all imaginary continuous surface, डिसकंटिन्यूस नहीं बनाना है, ठीक है। मतलब मैं जब डायग्राम्स बनाऊंगा तो उसमें डिसकंटिन्यूटी दिख रही होगी क्योंकि मैं पूरा सरफेस नहीं बनाऊंगा, मैं केवल उसका एक पार्ट बनाऊंगा। तो एन इमेजिनरी कंटिन्यूस सरफेस ड्रॉन इन स्पेस सच दैट all points on the surface are vibrating in same phase। इसको समझते हैं, फिजिकली विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा होगा। तो सपोज यहाँ पे मेरे पास एक सोर्स है और सपोज ये एक होमोजीनियस मीडियम में रखा हुआ सोर्स है और आइसोट्रॉपिक पॉइंट सोर्स है। आइसोट्रॉपिक पॉइंट सोर्स का मतलब होता है ये सभी डायरेक्शंस में यूनिफॉर्मली रेडिएट करता है, और होमोजीनियस सोर्स का मतलब है कि वेव्स इधर को निकलने वाली लाइट वेव्स और इधर को निकलने वाली लाइट वेव्स या किसी भी डायरेक्शन में निकलने वाली लाइट वेव्स सेम स्पीड से चलते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से एक क्रेस्ट जनरेट हुआ सोर्स से, तो जिस मोमेंट पे आर डिस्टेंस पे यहाँ पर क्रेस्ट होगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आर डिस्टेंस का, आर रेडियस का अगर मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर लूं, आर रेडियस का मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर लूं, तो स्फीयर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे क्रेस्ट ही पहुंचा होगा, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। और इसका मतलब इस स्फीयर के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वहां पे जो वाइब्रेशन का फेज है वो सेम होगा। आप इस सोर्स को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स मान लो, तो इस स्फीयर के ऊपर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी ऑसिलेशंस आपस में सबकी सेम फेज में होगी। दी electric field at A, electric field at B, electric field at C, or as a matter of fact, any point chosen on this sphere, the electric fields would be vibrating in same phase. Similarly, the magnetic field vectors would be vibrating in same phase on this sphere. So this sphere is called a wave front. इसको देखकर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की याद आती है, क्यों? ये रेज कुछ कुछ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसी हो गई और वेव फ्रंट हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जैसे हो गए। क्या मैं क्लेम कर सकता हूं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है वो हमेशा वेव फ्रंट के सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी? हाँ सर। क्यों? आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो इस चीज को? दी डायरेक्शन, ये मत कह देना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए the direction of propagation of light must be perpendicular to the surface of wave front। कौन इस चीज को जस्टिफाई कर सकता? हाँ भी समय। सर वो दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में अगर सेम फेज में है। नहीं, ऐश्वर्या है? ऐश्वर्या क्लास में है तो सही। हाँ जी नकुल। सर ये जो वेव फ्रंट है वो स्पेरिकल होगा ना? तो सेंटर से जो भी मतलब लाइन जाएगी उसकी उस पे वो वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर ही होगी। नहीं, बट मैं एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट।
सर वो परपेंडिकुलर नहीं होगा तो सारे पॉइंट्स फेज में नहीं होंगे सेम। यस, ये पते की बात है, बिल्कुल बढ़िया। लाइट की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे तो दो नेबरिंग पॉइंट्स का फेज सेम होगा क्या? वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है उस लाइन के लॉन्ग अगर आप दो नियर बाय पॉइंट्स चूज करेंगे तो क्या वो सेम फेज में होंगे? नहीं, सेम फेज में होने के लिए उनके बीच में लैम्डा का डिस्टेंस होना चाहिए। क्यों? If you choose two points in the direction of a propagation of light or in the direction of propagation of a wave, then you will not have same phase. They will be always differing in phase. So there should not be any phase change. तो जो हमारा सरफेस ऑफ द वेव फ्रंट है वो हमारा नॉर्मल होना चाहिए। लाइट की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे तो देयर विल बी नो चेंज इन फेज। समझ में आ रही है ये बात आपको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट। क्या आपने कुछ ऐसा सा वेव फ्रंट देखा कभी जैसा मैंने यहाँ पर बनाया, ये स्फेरिकल या सर्कुलर वेव फ्रंट? तो आप सोच नहीं पा रहे हैं शायद, बट द रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर दे एक्चुअली रिप्रेजेंट सर्कुलर वेव फ्रंट्स। क्यों भाई? हाँ सर। हाँ सर। अगर आपने पानी में कहीं पर एक पत्थर गिरा दिया तो जहां पे आपने पत्थर गिरा दिया वहां से चारों तरफ वेव्स ट्रेवल करती हैं, बट आपको वेव्स नहीं चलती हुई दिखती हैं। आपको क्या दिखता है? आपको रिपल्स दिखाई देती हैं और उन रिपल्स का रेडियस इंक्रीज कर रहा होता है। क्यों? एक्चुअली क्या हो रहा है? एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर आपका सोर्स यहाँ पे एक बार अप एंड डाउन हुआ तो उसने एक क्रेस्ट जनरेट किया। जितनी देर में क्रेस्ट यहाँ पहुंचा उतनी देर में यहाँ भी पहुंचा होगा, यहाँ भी पहुंचा होगा और इन सभी पॉइंट्स पर पहुंचा होगा। इसलिए ये सभी पॉइंट आपको एक साथ ऊपर को उठे हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको एक कॉन्टिन्यूअस सरफेस दिखाई दे रहा है, एक हिल शेप का, है ना? और आप देखते हैं इस हिल शेप सरफेस का रेडियस ग्रो करता चला जा रहा है। तो शायद यहीं से कहीं से उसने परसीव किया होगा कि देखो वेव मोशन को हम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये सबसे सुंदर एग्जांपल है आपका, अगर आप वेव फ्रंट्स को विजुलाइज करना चाहते हैं। तो जो वाटर वेव्स होती हैं उसमें क्लियरली अपने को जो लहरें दिखती हैं, रिपल्स दिखती हैं, वो वेव फ्रंट्स का एग्जांपल है, बहुत ही सुंदर। ठीक है, तो अब वेव फ्रंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? मैंने कैसे डिफाइन किया वेव फ्रंट को? इट इज अ कंटिन्यूअस सरफेस drawn such that all points on the surface are in same phase। और इससे मेरे पास एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट। ठीक? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नोट कर लिया? नहीं सर, एक सेकंड सर, ऊपर कर सकते हैं? सर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपने बताया था कि अगर इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट हो तो उसके कोई भी दो ऑब्जेक्ट पे कोई भी दो पॉइंट से रेज निकलेगी तो वो इमेज के अलावा जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे इमेज नहीं बनेगी। बिल्कुल, तो इसमें भी आप एक इलोंगेटेड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाली रेज के अपने अपने वेव फ्रंट्स कंसिडर करेंगे और दो डिफरेंट पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाले वेव फ्रंट एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगे तो वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेंगे। वो चुपचाप एक दूसरे को क्रॉस करके चले जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे एक दूसरे को। सर इंटरफेयर नहीं कर सकते? इंटरफेयर कर सकते हैं, बिल्कुल। इंटरफेरेंस के लिए इंटरफेयर तो करते ही हैं। जब भी दो वेव से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं साइमल्टेनियसली तो वहां पे जो नेट मीडियम की डिफॉर्मेशन होती है वो दोनों वेव्स की सुपरपोजिशन से निकलती है और वो सुपरपोजिशन के लिए वो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने लगाया था वो लगाना पड़ता है। बट वो इंटरफेरेंस को हम ऑब्जर्व कब कर पाएंगे रियल लाइफ में, अब कब नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस।
तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस रूटीन लाइफ में अपने को देखने को नहीं मिलती। दैट इज स्टिल अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो अपने को डिस्कस करना है। मैं अभी उसके बारे में बता देता हूँ आपको, आप ये नोट कर लो। आई विल टॉक अबाउट सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। स्कूल लोन कर सकते हैं। सर ये वेव फ्रंट सर्कुलर या फिर सर्कुलर का पार्ट तभी ना जब आपने होमोजेनियस लिया है तो। ठीक है, चलें आगे। बस एक सेकंड सर। हाँ सर। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार जल्दी से आपको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के बारे में बता देता हूँ। तो सपोज यहाँ पे मेरे पास एक सोर्स है S1 और यहाँ पे एक सोर्स है S2 और ये कोई पॉइंट है P, और यहाँ पे S1 से आने वाली वेव और S2 से आने वाली वेव एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही हैं। तो P पॉइंट पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है दैट विल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला verifies the phase difference, और resultant intensity I1 plus I2, सॉरी क्या फॉर्मूला था, रूट I1 प्लस रूट I2, क्या लिख रहा हूँ मैं यार, फॉर्मूला ही भूल गया। सर I1 plus I2 plus 2 रूट I1 I2 cos थीटा। हाँ अब ठीक है, रूट I1 I2 cos फाई। थैंक यू फॉर हेल्पिंग। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला। और अब अगर ये दोनों सोर्सेस इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, अगर S1 S2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं तो ये दोनों फेज मेंटेन नहीं कर पाएंगे अपना। मतलब ऐसा कि मान लो बिगिनिंग में S1 और S2 ने जब वाइब्रेट करना शुरू किया तो दोनों एक साथ क्रेस्ट एमिट कर रहे थे। तो दोनों एक साथ क्रेस्ट एमिट कर रहे थे, तो डिपेंडिंग ऑन दिस डिस्टेंस and this distance there was a predefined path difference between them, and that path difference could be converted to phase difference using this formula, जैसा हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया था, राइट। अब अगर S1 और S2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन थी ना इनके बीच की, कि दोनों एक साथ क्रेस्ट एमिट करते हैं, ये मेंटेन नहीं हो पाती और इनकी वाइब्रेशंस में कंटिन्यूस फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं रियल लाइफ में। और अगर इन दोनों की वाइब्रेशंस में कंटिन्यूस फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं तो इन दोनों के बीच में पीछे से एक एडिशनल फेज डिफरेंस और इंट्रोड्यूस हो जाता है। सो द इफेक्टिव फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इज दिस। ये तो हो गया जो S1P और S2P पाथ है उसकी वजह से, और फाई नॉट हो गया जो S1 और S2 की वाइब्रेशन में पहले से फेज डिफरेंस है। अब ये जो फाई नॉट है ये दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस के केस में ये बहुत रेंडमली फ्लक्चुएट करता है, और अगर ये रेंडमली फ्लक्चुएट करता है तो जो आपकी इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड आप मेजर करते हैं वो एक एवरेज वैल्यू मेजर करते हैं, और जब आप इसकी एवरेज वैल्यू लिखेंगे तो ये कॉस फाई की एवरेज वैल्यू पे डिपेंड करेगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखेंगे तो ये इसकी एवरेज वैल्यू पे डिपेंड करेगा, और एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस फाई इज 0 बिकॉज कॉस फाई -1 से 1 के बीच में रेंडमली वेरी करता है। So average value of cos phi becomes 0, and in that case the resultant intensity that we record is simply I1 plus I2, or resultant amplitude that we record is root A square plus B square। और ये सभी जगह पर ऐसा हो जाता है। तो अगर सभी जगह पर ऐसा हो जाता है तो you do not observe maximum और minimum on the screen at different points, आप almost एक ही जैसी इंटेंसिटी परसीव करते हैं। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस से जब वेव्स क्रॉस करती हैं तो जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है वहां पे आप इंटेंसिटी I1 प्लस I2 मेजर करने वाले हैं,
और वेव्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बिहेव करने वाली है और आपको मैक्सिमा मिनिमा नहीं देखने वाले हैं। जो मैक्सिमा मिनिमा वाला यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का केस हमने किया था, उसमें मैंने एक ही सोर्स लिया था और उससे आने वाली लाइट को मैंने दो स्लिट्स से डिवाइड कर लिया था। अब ये एस में फ्लक्चुएशंस होंगी, लेकिन एस में जो भी फ्लक्चुएशन होगी सेम फ्लक्चुएशन S1 में भी दिखाई देगी और S2 में भी दिखाई देगी। तो S1 और S2 से आने वाली वेव्स में वो जो S की फ्लक्चुएशन हो रही है उसकी वजह से कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए अपने को यहाँ पर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। That is why in Young's double slit experiment we always use one source and divide the light coming from it into two sources. ये कीवर्ड याद रखना आपने, इंडिपेंडेंट सोर्सेस। जब भी आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्सेस से लाइट आएगी तो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 + I2 आएगी। आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, ये वाला फॉर्मूला केवल सस्टेन्ड इंटरफेरेंस में लगाना है, जिसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस में लगाना है। तो व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस? जो एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन कर पाते हैं उनको कोहेरेंट सोर्सेस बोलते हैं, और इंडिपेंडेंट सोर्सेस को नॉन कोहेरेंट सोर्सेस भी बोलते हैं। तो अगर नॉन कोहेरेंट या इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं तो आपने रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए इंटरफेरेंस के फॉर्मूले नहीं लगाने, बस इंटेंसिटी ऐड कर लेनी है। तो इसलिए आपको रूटीन लाइफ में ऐसा नहीं दिखाई देता कि वो इंटरफेरेंस हो गई और कहीं पे कुछ ज्यादा लाइट हो गई, कहीं पर कुछ कम होगी। आपको एक यूनिफॉर्म लाइट सब जगह देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ सर। नोट कर लो ध्यान से। सर हाँ जी बेटा। वो फाइ नॉट ω2 - ω1 × t ही है ना? नहीं, वो फाइ नॉट ω2 - ω1 × t के साथ और एक एड ऑन फैक्टर भी है। हो सकता है ये दोनों सोर्सेस सेम फ्रीक्वेंसी के हों, तब भी एक फाइ नॉट आ सकता है, एंड दैट अकर्स बिकॉज ऑफ इंटरमिटेंट वाइब्रेशंस ऑफ दी सोर्सेस। ये दोनों सोर्सेस सिंक में नहीं है एक चीज, और इनकी वाइब्रेशंस में कुछ भी फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं किसी भी वजह से। मतलब it could be like they have same frequency, still there is a fluctuation between the waves coming from them. लाइट का एमिशन कैसे होता है किसी सोर्स? अच्छा, एक बल्ब से लाइट कैसे निकलती है? हाउ डज अ बल्ब एमिट लाइट? नॉर्मल बल्ब। सर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है। हाँ, तो डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यस। तो जब एक सोर्स में जो लाइट वेव्स निकल रही हैं वो डी एक्साइटेशन की वजह से निकल रही हैं, तो वो जो डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या वो कंटिन्यूस सिंक में हो सकती हैं? नहीं। तो इट इज अ रैंडम फिनोमेना, राइट। तो ऑर्डिनरी जो लाइट सोर्स है उससे जो एनर्जी निकल रही है वो मल्टीपल वेव्स निकल रही हैं। एक ही सोर्स से एक ही डायरेक्शन में आने वाली वेव्स रैंडम होती हैं, दे डू नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट फेज। सर फिर लेजर्स के केस में क्या होता है? लेजर तो बहुत खतरनाक चीज है। लेजर की फुल फॉर्म मालूम है तेरे को? नहीं सर। लेजर इज light amplification through stimulated emission of radiations। तो ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है, ये एक खास फिनोमिना है जो कोहेरेंट लाइट एमिट करता है। ये नॉर्मल फिनोमिनन नहीं है, जैसे जो अपना टंगस्टन बल्ब है, जो नॉर्मल आप घर में बल्ब पुराने जमाने में यूज करते थे, आजकल तो CFL चलते हैं। खैर, ये जो नॉर्मल लाइट एमिटिंग फिनोमिना है वो सिंपल आपने इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, उससे डी एक्साइटेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की। पहले एक्साइटेशन हुई, वो जो एक्साइटेशन हुई हमारे सोर्स ऑफ EMF ने एनर्जी दी थी, डी एक्साइटेशन हुई और वहां से फोटोन्स रिलीज हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ गई। तो वो जो एमिशन होती है उससे इनकोहेरेंट लाइट एमिट होती है।
ये एक स्पेशल फिनोमिनन है जिसको हम स्टिमुलेटेड एमिशन बोलते हैं। इससे कोहेरेंट लाइट एमिट होती है। लेजर पढ़ेंगे तो बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, लेजर ज्यादा नहीं, बट ठीक है, हल्का फुल्का आइडिया मैं आपको दूंगा, बट लेटर स्टेजेस पे। सर हाँ जी। सर फाई नॉट में अगर फ्रीक्वेंसी के अलावा एक दूसरा भी फैक्टर आ रहा है तो फिर जो YDAC था उसमें भी उसका इफेक्ट देखना चाहिए ना? हाँ, तो वो एस में जो फ्लक्चुएशन हुई वो S1 में भी होगी और S2 में भी होगी। तो ये क्रेस्ट एमिट कर रहा था, ऐसे समझो, ये सोर्स सिमेट्रिकली प्लेस्ड है दोनों के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहां से एक वेव फ्रंट निकला और ऐसे पहुंचा। तो S1 और S2 हमेशा एक ही वेव फ्रंट से लाइट रिसीव करेंगे या डिफरेंट डिफरेंट वेव फ्रंट से? एक ही वेव फ्रंट से। अब इसने क्रेस्ट एमिट कर रहा था, ये कंटिन्यूस वेव एमिट कर रहा था, अचानक एक मोमेंट के लिए रुक गया और फिर इसने डिस्टरबेंस दोबारा से जनरेट करनी शुरू की। तो यहाँ से जो वेव्स आ रही थी उसका फेज अचानक से बदल गया, बट वो जो फेज में चेंज आया वो S1 के पास भी आ गया और S2 के पास भी आ गया। तो S1 और S2 से आने वाली लाइट का फेज डिफरेंस में फाई नॉट वाली टर्म कैंसिल हो गई। तो हाँ एज लॉन्ग एज आप एक ही वेव फ्रंट से आने वाली लाइट की बात कर रहे हैं तो ये दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। इसलिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक सिंगल सोर्स से आने वाली लाइट को फर्दर स्प्लिट किया जाता बाय प्लेसिंग इट सिमेट्रिकली बिटवीन S1 एंड S2। अगर S को एसिमेट्रिकली प्लेस करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है अपने को। अगर S को एसिमेट्रिकली प्लेस करेंगे मतलब S S1 और S2 से इक्वी डिस्टेंट नहीं है, मान लो ऐसा है, तो यहां से यहां जो वेव आ रही थी और यहां जो वेव आ रही थी उसमें एक फेज डिफरेंस था इस रास्ते के डिफरेंस की वजह से। अब मान लो S1 ने अचानक से कुछ गड़बड़ कर दी, मतलब उसकी फ्लक्चुएशन होगी इसकी वाइब्रेशन में, तो वो फ्लक्चुएशन S1 को पहले फील होगी और S2 को बाद में फील होगी। तो इस केस में S1 और S2 से आने वाली लाइट का फेज डिफरेंस फ्लक्चुएट कर जाएगा आगे। तो इस केस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनकोहेरेंस एंड वी माइट नॉट बी एबल टू सी अ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, चले आगे। सर आपने मतलब S1 में पूछा था कि थीटा नॉट क्यों चेंज होता है, उसका रीजन क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक डी एक्साइटेशन की वजह से लाइट एमिट होती है, और एक ही सोर्स में जो लाइट एमिट हो रही है तो उसमें बार बार रिपीटेडली इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का डी एक्साइटेशन का प्रोसेस एक दूसरे के साथ सिंक में नहीं हो सकता, इट इज अ रैंडम फिनोमेना। तो ऑर्डिनरी लाइट में रैंडम वेरिएशन आती ही आती है फेज के अंदर। ठीक है। ठीक है जी, और कुछ? तो मैंने आपके सामने एक वेव फ्रंट का आइडिया प्रेजेंट किया कि आप ऐसे वेव फ्रंट बनाएंगे। नाउ हाउ डू यू शो द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट? मतलब वेव फ्रंट ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो हाइगन की मेन पॉइंट था वो था हाउ टू ऑब्टेन द पोजीशन of a given wave front after some time if its present position is known। अगर आपको एक वेव फ्रंट की प्रेजेंट पोजीशन मालूम है तो थोड़ी देर के बाद वो वेव फ्रंट कहाँ होगा ये आपने कैसे निकालना है। ठीक है, तो पहले तो साधारण हिंदी में समझाता हूँ कि बहुत सिंपल सी भाषा में समझो। मान लो ये सोर्स है और इस सोर्स से आप लाइट रेज ज्योमेट्रिकल पाथ ड्रॉ कर रहे हैं जिसके अलोंग लाइट रेज यानी एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है। तो यू नो कि आपका जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल शेप का होगा
और बहुत सिंपल क्रेस्ट की टर्म्स में सोचो कि यार इस सोर्स से क्रेस्ट निकले चारों तरफ और किसी भी मोमेंट पे वो सारे क्रेस्ट यहाँ पर हैं। ठीक है, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही सिंपल देसी भाषा में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो आप ऐसे समझो कि ये वेव फ्रंट के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं ये बहुत सारे क्रेस्ट्स हैं और इन क्रेस्ट्स ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। They are holding each other's hand so that they always behave like a continuous surface, and all these points move with their respective velocities with which they can move. और अगर ये मीडियम यूनिफॉर्म है तो सारे के सारे बाहर की तरफ सेम स्पीड से जा रहे होंगे। हो सकता है मीडियम नॉन यूनिफॉर्म हो तो कुछ अलग स्पीड से जा रहे होंगे, कुछ कम स्पीड से जा रहे होंगे। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ सारे सेम स्पीड से जा रहे हैं। तो ये क्रेस्ट डेल्टा टी टाइम में सी डेल्टा टी आगे चला जाएगा, ये क्रेस्ट सी डेल्टा टी आगे चला जाएगा, ये सी डेल्टा टी आगे चला जाएगा, ये सी डेल्टा टी आगे चला जाएगा। और जब ये सारे क्रेस्ट यहाँ पहुंच जाएंगे डेल्टा टी टाइम के बाद, तो फिर से मैं एक नया कॉन्टिन्यूस सरफेस अगर बनाऊं उन सभी क्रेस्ट को ज्वाइन करता हुआ, तो ये मेरी पुरानी नई पोजीशन हो गई। तो ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। दिस पोजीशन वाज ऑब्टेन्ड एट टाइम t and this position has been obtained at time t plus delta t. That means ये सभी क्रेस्ट्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? तो इन सभी क्रेस्ट्स ने c डेल्टा t डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा और हमारे इस वेव फ्रंट का डिस्टेंस c डेल्टा t से बढ़ गया होगा। ये मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूँ। दिस इज नॉट टेक्निकल लैंग्वेज, ये मैं केवल आपको समझा रहा हूँ प्रैक्टिकल पर्पज में आपको कैसे सोचना है। अदरवाइज जो हाइगन का मेथड है वो एक बहुत ही टेक्निकल मेथड है। वो क्या कहता है, वो इसी चीज को एक बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट मेथड इज ट्रीट ईच पॉइंट ऑन an existing wavefront, treat each point on an existing wavefront as a fresh source of disturbance, sending out disturbances in all directions. इन डिस्टर्बेंसेस को हम वेव फ्रंट्स नहीं बोलते। वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट को, जिनको मैंने ये इतने सारे इस ऑरेंज वाले वेव फ्रंट पे मैंने ब्लू कलर के डॉट्स लगाए, तो इस ऑरेंज वेव फ्रंट पे मैंने ये जो ब्लू डॉट्स लगाए, ये ब्लू डॉट्स को मैं सबको क्रेस्ट बोल रहा हूँ और ये ट्रेवल करते हुए दिखा रहा हूँ। हाइगन इसको कैसे प्रेजेंट कर रहा है, वो कह रहा है कि आप इन सभी पॉइंट्स को एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह ट्रीट करो, सेंडिंग आउट डिस्टर्बेंसेस इन ऑल डायरेक्शंस, एंड दीज डिस्टर्बेंसेस आर कॉल्ड वेवलेट्स. These disturbances are called wavelets, secondary wavelets. ठीक है, तो उसने क्या बोला कि आप हर एक इसको एक सोर्स मान लो और इस सोर्स से एक वेवलेट चला, तो डेल्टा टी टाइम में यहाँ से जो वेवलेंट है, वेवलेट बना होगा, उसने एक ऐसे शेप अटेन कर ली होगी सी डेल्टा टी रेडियस की। तो हर एक पॉइंट ने ऐसे एक डिस्टर्बेंस जनरेट की। तो जैसे अपना ओरिजिनल पॉइंट सोर्स था वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट कर रहा था, तो अपने किसी भी वेव फ्रंट को अगर आप बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस का बना हुआ मान लो, तो हर एक पॉइंट सोर्स आपका ऐसे ऐसे स्फेरिकल वेवलेट्स जनरेट कर रहा होगा। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर की शेप्स बनाई, दीज आर कॉल्ड दी सेकेंडरी वेवलेट्स, एंड दीज सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल सरफेस बनाना है। सो दिस इज टेंजेंशियल टू द secondary wavelets, and this will give you the position of the new wavefront. So a surface drawn
tangential to the secondary wavelets in the forward direction. Gives you the position of न्यू वेव फ्रंट, मतलब इसी वेव फ्रंट की डेल्टा टी टाइम के बाद क्या पोजीशन होगी ये देगा। तो ये एक हमारे पास मेथोडोलॉजी है। और आप देख सकते हैं जो मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा भैया, वहां से आप वेव्स चला दो नॉर्मल टू दी सरफेस ऑफ दी वेव फ्रंट, सी डेल्टा टी की एक रे ड्रॉ कर लो, सी डेल्टा टी लेंथ की, और वो सबको फिर से एक कंटिन्यूस सरफेस से ज्वाइन करोगे तो आपको नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। इसको उसने एक टेक्निकल तरीके से लिया भैया, इसको हर एक पॉइंट पे कॉम्पस रखो और सी डेल्टा टी रेडियस का सर्कल खींचो या स्फीयर ड्रॉ करो, और उसके बाद उनको एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में सरफेस, उनके टेंजेंशियल एक सरफेस बनाओ, तो वो आपको वेव फ्रंट की पोजीशन दे देगा। दिस इज हाइगन्स वेव थ्योरी। अगर आपको स्कूल के अंदर हाइगन्स वेव थ्योरी के बारे में पूछा जाए, डिस्क्राइब हाइगन्स वेव थ्योरी, तो आप वेव फ्रंट की डेफिनेशन देंगे और उसके बाद ये 2 पॉइंट्स लिख के दिखाएंगे कि हाउ वी कैन शो द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट्स। और आप देखेंगे ये मेथड बड़ा यूजफुल है और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस मेथोडोलॉजी से आसानी से सॉल्व होते हैं। इसमें मैं आपको इस थ्योरी को यूज करके अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करके दिखाऊंगा और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूव करके दिखाऊंगा और जस्टिफाई करके दिखाऊंगा कि अगर आप इस थ्योरी में विश्वास करें तो आप कितनी आसानी से ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी। इसको नोट कर लें, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लें मुझसे। सर हाँ जी सर, सेकेंडरी वेवलेट्स मतलब हर एक डायरेक्शन में इक्वली नहीं डिस्टर्बेंसेस देंगे? हर एक पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स तो सभी डायरेक्शन में इक्वली देगा। लेकिन जब सारे सुपर इम्पोज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ तो जो नेट बनेगा वो हमारा न्यू वेव फ्रंट बन जाएगा। मतलब इन सब का जो इफेक्ट आएगा वो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाइट आएगी, बैकवर्ड में नहीं आएगी। इनफैक्ट हाइगन्स से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया आप ये कह रहे हो सेकेंडरी वेवलेट है और ये सब तरफ बराबर रेडिएट कर रहा है तो फिर तो पीछे भी जानी चाहिए लाइट। तो ही वॉज नॉट एबल टू जस्टिफाई, देन इट वॉज जस्टिफाइड बाय आई थिंक फ्रेस्नेल ने जस्टिफाई किया था कि एक्चुअली इन वेवलेट्स की फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है, सो दैट देयर इज नो लाइट इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन एंड ओनली वी हैव लाइट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या यही डाउट था आपके मन में कि पीछे भी लाइट जा रही होगी? हाँ हाँ सर। तो दिस वाज लेटर ऑन एक्सप्लेन्ड बाय फ्रेस्नेल कि इनकी इंटरफेरेंस हो रही है और इन वेवलेट्स की, और आगे वाली डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिव पीछे डिस्ट्रक्टिव, सो यू विल सी लाइट ओनली इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी, चलें आगे। एक सेकंड होल्ड करेंगे आप। हाँ जी, और कुछ पूछना है या मैं मूव ऑन करूं, क्लियर कर दूं कैनवस? सर पर सभी पॉइंट्स जो सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सभी सेम फेज में, और उनसे जो वेवलेट्स प्रोड्यूस होंगे वो भी सेम फेज में रहेंगे, तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो सेकेंडरी वेवलेट्स को इस तरीके से प्रॉपर्टीज असाइन की कि आप समझे ये एक थ्योरी हम प्रपोज कर रहे हैं, तो थ्योरी में जहां जहां पर कुछ गड़बड़ आ रही है वहां पे उस थ्योरी को मॉडिफाई करके उसमें ये चीजें ऐड कर दी गई है ना। तो दिस इज दी वे टू प्रेजेंट द थिंग्स, और इससे चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं एज लॉन्ग एज यू बिलीव इन दिस। तो आप थ्योरी की मतलब साइकोलॉजी समझे थ्योरी प्रपोज करने की। तो थ्योरी में हम कुछ पोस्टुलेट्स देते हैं विदाउट गिविंग अ लीगल एक्सप्लेनेशन फॉर दोज पोस्टुलेट्स, एंड वी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन द फिनोमेनन अज्यूमिंग कि ये पोस्टुलेट्स करेक्ट हैं।
अब वो पोस्टुलेट्स की करेक्टनेस कितनी सही है कितनी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बहुत मतलब ये आई थिंक 1600 के आसपास की थ्योरी है ये। तो दिस वाज वन ऑफ द इनिशियल मेथड, और ये आपको पढ़ाया जाता है बिकॉज ये मैथमेटिकली बहुत यूजफुल है चीजों को एनालाइज करने के लिए। सर मतलब मैथमेटिकली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रूव नहीं करता? करते हैं, मैंने उसके बारे में डिटेल्स पढ़ी नहीं है, मिलेंगी तो पढ़ूंगा तो मैं बताऊंगा। मैंने एक दो बार पढ़ा है, मतलब बहुत डिटेल में कभी नहीं पढ़ा, बट देयर वाज अ प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन कि हाँ ठीक है पीछे की तरफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है। बट हाउ दैट एक्चुअली वर्क्स, तो आई हैव नेवर वेंट इनटू द मैथमेटिकल डिटेल्स ऑफ दैट थिंग। ओके। चलिए, तो अब हम इसको इस बेसिक मॉडल को यूज करते हैं, और इस मॉडल को यूज करके वी विल अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि क्यों लाइट हमारी रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वाली चीज को फॉलो करती है। और सपोज ये मेरे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और मैं इस प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट लूंगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड दैट एक सिंगल रे कुछ नहीं होती, कहीं से भी लाइट एनर्जी आ रही होगी तो इट विल बी ऑलवेज अ बंच ऑफ रेज, देयर इज नो सिंगल रे। तो हम इंस्टेड ऑफ शोइंग अ सिंगल रे वी विल शो अ पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट which is incident on this, and as that wave front gets reflected from this we will show कि direction of propagation of light change कर गई। और अगर हम एक लाइट रे ड्रॉ करें इंसिडेंट लाइट की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में, और एक रे ड्रॉ करें रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की प्रोपेगेशन को शो करती हुई, तो वो हमारे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल वॉल वाले फंडे को फॉलो करेंगी। तो वी विल टॉक अबाउट प्लेन वेव फ्रंट। तो मैं बेसिकली एक छोटा सा पार्ट दिखा दूंगा, किसी भी वेव फ्रंट के एक छोटे से पार्ट को आप एक प्लेन वेव फ्रंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो सपोज अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट, तो मैं एक प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे इंसिडेंट करवा लेता हूँ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू चूज अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन इट। तो मैं कुछ ऐसे एक ये 25 डिग्री का एंगल लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मैं ये ऐसे एक वेव फ्रंट बना रहा हूँ, तो दिस वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन इट। और अगर ये वेव फ्रंट इस पे इंसिडेंट है तो इसको मैं 90 डिग्री से घुमा दूंगा। तो 25 और कितना घुमाऊं आगे, 55 या 65, 65। तो ये इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर में लाइट रेज दिखा रहा हूं। तो ऐसे लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं हमारे सरफेस पे। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे वेव फ्रंट्स आ रहे हैं। तो एक प्लेन वेव फ्रंट मैंने दिखाया, एंड दिस प्लेन वेव फ्रंट इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स दिस सरफेस। और अगर ये प्लेन वेव फ्रंट ट्रेवल कर रहा है, तो ये जो मैं व्हाइट लाइन से शो कर रहा हूँ ये मैं एक अपना वेव फ्रंट शो कर रहा हूँ, और येलो कलर से जो लाइन शो कर रहा हूँ ये मेरी रेज ऑफ लाइट हो गई। तो ऐसे मेरा एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट है, और ये इंसिडेंट है हमारा एक सर्टेन एंगल पे, and the angle of incidence is measured by this angle I। और वेव फ्रंट इसके नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी I होगा मेरा। क्यों भाई? Now we have this wavefront से PQ which is incident on it। तो जिस मोमेंट पे P पार्ट हमारा इस सरफेस को स्ट्राइक करता है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, उस मोमेंट पे जो दूसरा पार्ट है वो Q पर है। और जितनी देर में Q से चलने वाली वेव्स Q प्राइम पर पहुंचती हैं, उतनी देर में P से चलने वाली वेव्स तो उधर वाले मीडियम में ट्रेवल कर गई होंगी।
तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे को पी क्यू इंसिडेंट वेव फ्रंट की रिफ्लेक्शन निकालनी है इस सरफेस में, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस पूरे पी क्यू के ऊपर, आप सुन रहे हैं, सभी को समझ में आ रहा है जितना अभी तक मैंने शो किया, कुछ डाउट तो नहीं है? तो मैंने क्या किया, मैंने एक व्हाइट लाइन से वेव फ्रंट शो किया है, ये वेव फ्रंट हमारा सरफेस पे इंसिडेंट है, और मैंने इस वेव फ्रंट पे 2 पॉइंट्स मार्क किए, पी और क्यू। पी वो पॉइंट है जो बिल्कुल सरफेस पे लाई कर रहा है, और क्यू मैंने ऐसी आर्बिट्रेरी यहाँ पर दिखा दिया। अब मैं इस पी क्यू वेव फ्रंट से जो रिफ्लेक्ट होकर पी डैश क्यू डैश वेव फ्रंट बनने वाला है वो ड्रॉ करूंगा, और उसके लिए क्या लॉजिक लगाना है मेरे को, तो मैं सिंपल हाइगन्स वेव थ्योरी फॉलो करता हूं, और उसके अकॉर्डिंग मैं Q से एक सेकेंडरी वेवलेट शो करूंगा जिसका रेडियस क्यू डैश के बराबर है, और P से एक सेकेंडरी वेवलेट ड्रॉ करूंगा जिसका रेडियस पी डैश के बराबर है, और पी डैश और क्यू डैश इक्वल होंगे C डेल्टा टी के, वेयर डेल्टा टी इज द टाइम टेकन बाय द रे टू रीच फ्रॉम Q टू Q डैश। हाँ जी बोलो, ठीक है ये बात मेरी? यस सर। तो पी क्यू की रिफ्लेक्शन अगर पी प्राइम क्यू प्राइम है, तो पी प्राइम और क्यू प्राइम बराबर होंगे सी डेल्टा टी के। तो हमने क्या करना है, पी को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस उतना ही हो जितना क्यू प्राइम का है। तो यहाँ से आप क्यू प्राइम के बराबर एक रेडियस चूज करें, और उतने की एक आर्क अगर आप पी पर ड्रॉ कर देंगे तो हमें रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की पोजीशन मिल जाएगी। तो मैं इसको ड्रॉ करने के लिए, मेरे पास कॉम्पस तो है नहीं तो मैं पी पे को कॉम्पस रखता और वहां से एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करता जिसका रेडियस उतना ही होता जितना क्यू डैश का है, और फिर उसको ज्वाइन कर देता। तो मैं कैसे करूं इस चीज को, तो क्योंकि मुझे पता है यार यहाँ पे रिफ्लेक्शन का लॉ लगने वाला है, तो मैं चल पड़ता हूँ ऐसे ही। तो ये मैं 90 25 करा दिए। तो यहां से ऐसे करके यहाँ पर एक पॉइंट आने वाला है इस लाइन के ऊपर, ये जो मैंने ऑरेंज लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आने वाला है और वो पी डैश होगा। और अगर मेरा पी प्राइम क्यू प्राइम एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है तो वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसके परपेंडिकुलर बना लेते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, तो क्यू प्राइम से एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं इसके परपेंडिकुलर, और ये मेरी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की नई पोजीशन आएगी। और जितनी देर में रे क्यू से क्यू प्राइम पर पहुंची होगी उतनी देर में पी से चलने वाली रे पी प्राइम पर पहुंच गई होगी। सर हाँ जी। सर मैं समझा नहीं, मतलब हम वो वेव फ्रंट हमने कैसे निकाला कि वेव हाँ, फ्रंट कैसा दोबारा बनेगा? से, अब मैं दोबारा से बताता हूँ, मैंने डायग्राम बना लिया, अब आप समझना मैं क्या करने वाला हूँ। मैं क्यू डैश मेजर कर लेता हूं, ठीक है, कॉम्पस से। उसके बाद पी पे कॉम्पस रखता हूं और पी के अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करता हूं जिसका रेडियस क्यू डैश के बराबर है, ठीक है। पी को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करता हूं, एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं जिसका रेडियस क्यू डैश के बराबर है। हाँ सर। उसके बाद मैंने क्यू डैश से एक टेंजेंट ड्रॉ किया टू पी डैश, क्यू डैश से एक टेंजेंट ड्रॉ किया उस सर्कल पे, और वो टेंजेंट हमारे उस सर्कल को अगर पी डैश पे टच करता है तो पी डैश हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो जाएगी और पी डैश क्यू डैश हमारा वेव फ्रंट हो जाएगा।
तो फिर ये उसका क्या रीजन है कि हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वही वेव फ्रंट आना चाहिए? वो तो हाइगन्स वेव थ्योरी में सबसे पहला फंडा तो यही था ना। बट वो क्यू अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक ठीक है। तो इसको अब मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने देसी वाली बात बताई थी आपको। एक वेव फ्रंट है, आप इस वेव फ्रंट के ऊपर, क्योंकि ये आर्क्स ड्रॉ करना तो डायग्राम में पॉसिबल नहीं होगा ना आपके लिए, तो आप प्रैक्टिकली बस इतना सोचो कि ये एक वेव फ्रंट पे डिफरेंट पॉइंट्स है, ये सब क्रेस्ट हैं और ये ऐसे चल रहे हैं, और ये सी डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ से चलने वाला भी सी डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ से भी सी डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर ये डिस्टेंस सी डेल्टा टी है, तो आपने P से सी डेल्टा टी, ये कोई पॉइंट है P, इससे आपने एक सी डेल्टा टी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो है वो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, राइट। तो इसके टेंजेंशियल जो सरफेस होता है वो वेव फ्रंट होगा, है ना। तो मैंने ऐसा मान लिया कि मान लो ये रिफ्लेक्टेड राइट है, मान लिया मैंने कि ये रिफ्लेक्टेड रे है, ऐसा मैंने मान लिया कि ये जो ऑरेंज वाली लाइट है ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है तो इस पे P से C डेल्टा डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट लूंगा तो हमारा वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है रिफ्लेक्टेड रे, सच दैट PP डैश और QQ डैश बराबर हो, PP डैश और QQ डैश बराबर हो, और जो मेरी लाइन है P प्राइम Q प्राइम वो परपेंडिकुलर हो PP प्राइम के। वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। मतलब मेरी रिक्वायर्ड कंडीशन मस्ट क्या है कि ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, जैसे ये एंगल 90 डिग्री है। ये क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट हमेशा वेव फ्रंट के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अभी क्लियर है आपको? बोलो कोई डाउट इसमें? तो मेरी बेसिक कंडीशन क्या थी, वेव फ्रंट की बेसिक डेफिनेशन क्या थी कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए वेव फ्रंट के। तो ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ये एक रिक्वायर्ड कंडीशन है। ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ये एक रिक्वायर्ड कंडीशन है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला जितनी देर में Q से वेव Q डैश पे पहुंची होगी उतनी देर में अगर वेव P से P डैश पे पहुंची होगी तो P डैश Q डैश मस्ट बी दी new position of the wavefront, and this new position of the wavefront should be drawn such that the light is perpendicular to that। तो मैंने मान लिया कि P से लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद P डैश के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, ऐसा मैंने मान लिया। तो P डैश Q डैश जो है वो उस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये मेरी दूसरी कंडीशन हो गई। और PP डैश और QQ डैश बराबर होने चाहिए, ये मेरी कंडीशन हो गई। बोलो कोई डाउट इसमें? नाउ बेस्ड ऑन दिस कि PP डैश QQ डैश के बराबर है और लाइट रे वेव फ्रंट के सरफेस के परपेंडिकुलर है, मैं प्रूव कर दूंगा कि एंगल I और एंगल R बराबर है आपके। तो कैसे प्रूव करूं, तो ध्यान से देखेंगे आप। तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है P प्राइम Q प्राइम, और एक मेरे पास ट्रायंगल है Q प्राइम Q और P। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? बोलो। P प्राइम बराबर है Q प्राइम Q के, दैट इज C डेल्टा T। हाँ सर कॉन्ग्रुएंट। हाँ सर। और PQ प्राइम कॉमन है दोनों में, है ना। और एंगल P प्राइम Q बराबर है एंगल Q प्राइम Q P के, दोनों 90 डिग्री है। हाँ सर। तो इनके सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो ये एंगल R इस एंगल I के बराबर होना चाहिए। एंगल P प्राइम Q प्राइम P मस्ट बी इक्वल टू एंगल Q P Q प्राइम। बोलो। P प्राइम Q प्राइम P मस्ट बी इक्वल टू Q P Q प्राइम। बोलो। हाँ तो ये एंगल I के बराबर होना चाहिए, और अगर ये एंगल R है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस R हुआ,
दैट मीन्स ये एंगल आर हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है मेरा। कोई डाउट? बोलो। नहीं सर। नहीं। ठीक है। नहीं सर। नहीं sir. So just by basic theoretical model we are able to justify। तो बेसिकली कोई थ्योरी आप प्रपोज करते हो तो उस थ्योरी से आप अपने नोन रिजल्ट्स को वेरीफाई करके दिखाते हो, तभी लोग उस थ्योरी में बिलीव करते हैं। तो हाइगन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड कि कैसे एंगल आई एंगल आर के बराबर आ रहा है। दूसरी उसकी मेजर अचीवमेंट थी, ही वाज एबल टू डिराइव स्नेल्स लॉ। ही वाज एबल टू प्रूव कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अगर लो स्पीड वाले मीडियम में एंटर करेगी तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड कर जाएगी। और उसने वो स्नेल्स लॉ साइन आई बाय v1 इज इक्वल टू साइन आर बाय v2 डिराइव करके दिखाया था। तो नाउ आई विल डिराइव दैट। ये नोट कर लिया आपने? नहीं सर। एक मिनट। स्नैपशॉट ले लो, मुझे लगता है। चलें आगे। हाँ सर, हो गया। चलिए। थोड़ा जूम आउट कर सकते हैं? थैंक यू। ठीक है। नाउ आई विल जस्टिफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम थ्योरी। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हम एक बाउंड्री ले लेते हैं। तो इस बाउंड्री पे लाइट इंसिडेंट है, तो मैं एक ऐसे 0 डिग्री पे एक बाउंड्री बनाता हूं। तो ये मेरी बाउंड्री है और इसके एक तरफ मीडियम 1 है। इस मीडियम में लाइट v1 स्पीड से चलती है और इस मीडियम में लाइट v2 स्पीड से चलती है। और सपोज ऐसे लाइट रेज इंसिडेंट हैं। तो सपोज इस बार 60 डिग्री के एंगल से लेके लाइट दिखाता हूँ। तो ऐसे सपोज एक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट है, तो मेरे पास एक पैरेलल बीम इंसिडेंट है। इस पे पैरेलल बीम इंसिडेंट है मतलब एक प्लेन वेव फ्रंट हमारा यहाँ पर इंसिडेंट है। तो अगर मैं एक प्लेन वेव फ्रंट बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट बना रहा हूँ मैं। तो ऑरेंज कलर से शो करने वाला हूँ इंसिडेंट वेव फ्रंट को मैं। तो ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। तो ये लाइट का पाथ शो कर रहा हूँ रे ऑप्टिक्स में जैसे शो करते थे, और ये ऑरेंज कलर से हम एक वेव फ्रंट शो कर रहे हैं। तो पी क्यू हमारा एक प्लेन वेव फ्रंट है जो इंसिडेंट है हमारा। अब मैं इस मीडियम में लाइट v1 डिस्टेंस से ट्रेवल करती है, दूसरे में v2 से। तो मेरे को रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट लोकेट करना है, कहां पर होगा। तो हाउ डू आई लोकेट द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो जितनी देर में रे q से जितनी देर में रे q से q डैश पे पहुंची, उतनी देर में लाइट p से p डैश पे पहुंची होगी। तो अगर q डैश की वैल्यू v1 डेल्टा t है, तो p डैश की वैल्यू v2 डेल्टा t होगी। तो मेरे को p से एक पॉइंट लोकेट करना है p डैश, सच दैट p डैश तो v2 डेल्टा t के बराबर हो, एक चीज। दूसरा p प्राइम q प्राइम जो कि मेरा वेव फ्रंट होगा, दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू p डैश। समझिए, ये बात समझ में आ रही है आपको?
मेरे को P से एक पॉइंट लोकेट करना है P डैश सच दैट P डैश की वैल्यू V2 डेल्टा T हो इफ Q डैश इज V1 डेल्टा T और P प्राइम Q प्राइम जो मेरा वेव फ्रंट होगा वो P प्राइम सर आपकी आवाज लाइन। बीच में कट रही है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ये मान ले रहा हूं कि लेट V2 इज लेस देन V1, तो P प्राइम आपका छोटा होगा Q प्राइम से। ये मेरे पास ऑलरेडी एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, मेरे को यहाँ पे एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल और बनाना है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि P प्राइम बिल्कुल सीधा हो यहाँ पे और ये मेरा P प्राइम आ जाए और ये एंगल 90 डिग्री आ जाए। अगर बिल्कुल ऐसा बना दिया तो P प्राइम और Q प्राइम तो बराबर हो जाएंगे, क्यों भाई? तो हाँ अगर सर। V1 और V2 इक्वल हुए तो लाइट रे सीधी चली जाएगी, इसका मतलब, क्यों? हाँ और अगर हाँ V2 सर। V1 से छोटा है तो मेरे को P प्राइम छोटा चाहिए, तो छोटा चाहिए तो मेरा जो ट्रायंगल बनेगा वो ऐसा बनना चाहिए थोड़ा सा। अब इसके परपेंडिकुलर लेता हूं मैं, पहले ये लाइन थोड़ी सी बेंड करता हूँ। ये 60 पे ली थी मैंने, तो सपोज ये 60 पे ली थी, इसको मैं 75 78 कुछ ले लेता हूँ। एक मिनट में इसको थोड़ा सुंदर बनाऊंगा, तो 80 पे ले लेता हूँ सपोज, ताकि ठीक से ले लूं। तो ऐसे मान लेते हैं मेरी लाइट रे का पाथ है। अब मैं इस लाइट रे के पाथ पे Q प्राइम से एक 90 डिग्री पे लाइन खींचना चाहूंगा। तो इससे एक 90 डिग्री पे लाइन खींचना चाहूंगा तो ऑब्वियसली वो ऐसी आएगी। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन जाएगा अब, और ये पॉइंट मेरा, ये वाला पॉइंट P प्राइम कहलाएगा। ठीक है, तो अब आपको फील आ रही है कि अगर V2 V1 से कम हुआ तो पाथ ऐसा आना चाहिए हमारा। हाँ सर। एंड दिस एंगल हैज टू बी 90 डिग्री, राइट? दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे जरा मैं एंगल I बना देता हूं। तो ये एंगल I है और एंगल R बना देते हैं, तो ये एंगल मेरा R होगा। ये एंगल I है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो इधर से ये एंगल I आएगा। ये अगर एंगल R है और ये 90 है तो ये R आएगा क्या? देखो, हेलो सर। हाँ जी बेटे। सर आपने वो V2 लेस देन V1 assumption के बाद क्या बताया सर? अब एक बार प्लीज बता सकते हैं? मैंने V2 लेस देन V1 का मतलब बताया कि P प्राइम जो है वो छोटा होना चाहिए Q प्राइम से। To have P prime less than Q prime and I need to draw a perpendicular, मेरे को Q प्राइम P प्राइम जो है वो P प्राइम के परपेंडिकुलर चाहिए। तो डायग्राम ऐसा बनेगा जिसमें रे इधर को बेंड करके बनानी पड़ेगी मुझे, नॉर्मल की तरफ। यस सर। ठीक है, ये एंगल R होगा, इसमें कोई डाउट? अगर ये एंगल R है तो ये 90 डिग्री है, ये एंगल R है तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस R होना चाहिए और इधर से R होना चाहिए। बोलो, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो Can सर। I now may I write sin I as Q prime upon PQ prime? बोलो, perpendicular upon हाँ hypotenuse, सर। and sin R as P prime upon PQ prime. यस सर। QQ प्राइम को लिखेंगे V1 डेल्टा T और P प्राइम को लिखेंगे V2 डेल्टा T।
तो यहां से मेरे पास आ गया साइन आई अपॉन V1 इज इक्वल टू साइन R अपॉन V2। And that is the Snell's law. Sin I by sin R is equal to constant. ठीक है? हाँ सर, समझ गया। यस सर। तो ये आपका आइडिया। और अब आप इसमें जो वेव फ्रंट्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो बेसिक चीज जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट याद रखनी है वो ये कि एक वेव फ्रंट की किसी लेटर इंस्टेंट पे आपने पोजीशन मार्क करनी है, तो आपने एक 1-to-1 मैपिंग जनरेट करनी है। एक वेव फ्रंट पे हर गिवन पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी जो उसकी लेटर इंस्टेंट पे पोजीशन थी उस पे एक पॉइंट होना चाहिए, सच दैट एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक का टाइम सेम हो। क्यों भाई, समझ रहे हैं? टाइम सेम हो। जितनी देर Q से Q प्राइम तक जाने में लगी लाइट रे को, उतनी देर P से P प्राइम पर जाने में लगी। एंड इफ आई चूज एनी पॉइंट R, तो R से R के कॉरेस्पॉन्डिंग अपने दूसरे वेव फ्रंट पे जो पॉइंट होगा वो R प्राइम होगा। और अगर वो R प्राइम होगा तो टाइम टेकन बाय द वेव टू रीच फ्रॉम R टू R प्राइम विल बी सेम। ठीक है? ठीक है? तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है। एक वेव फ्रंट के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे वेव फ्रंट पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का ऑप्टिकल पाथ सेम हो। अगर टाइम सेम लग रहा है इसका क्या मतलब है? ऑप्टिकल पाथ सेम है। लाइट के लिए वो दोनों पाथ आइडेंटिकल हो गए ना, ऑप्टिकल पाथ सेम है। याद है ऑप्टिकल पाथ? हाँ सर। हाँ सर। तो ऑप्टिकली क्यू प्राइम बराबर है R से लेकर, इसको मैं R0 ले लेता हूं, तो ऑप्टिकली क्यू प्राइम R0 R प्राइम एंड P प्राइम आर इक्वल। और ऑप्टिकली इक्वल कैसे होंगे? जब टाइम टेकन सेम होगा। ये काम की बात है, जो आप याद रखेंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। So that is about the Huygens wave theory. Anybody has a doubt in this? कुछ पूछना है किसी को? अब हम इस इंटरेस्टिंग वेव थ्योरी को यूज करेंगे और डिफ्रैक्शन का फिनोमेनन पढ़ेंगे। तो आपको अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। सर एक सेकंड। 2 मिनट। सर वो आर और आर नॉट आपने डिफाइन किए पॉइंट्स ऑन द इनिशियल वेव फ्रंट एंड ऑन द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ना? हाँ, तो आर मेरा इनिशियल वेव फ्रंट पे एक पॉइंट है और आर प्राइम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे वेव फ्रंट पे एक पॉइंट है। अच्छा हाँ ठीक, ओके सर यस सर। सर और ये तीनों ऑप्टिकल आइडेंटिकल हैं। ऑप्टिकली दी पाथ्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, 2 मिनट होल्ड करेंगे, गला थक गया मेरा, तो आई एम टेकिंग अ ब्रेक 2 मिनट के लिए। ठीक है? हाँ जी, थैंक्स फॉर वेटिंग। हैं सभी लोग यहाँ पे? हाँ सर। सर लास्ट में आपने यही कहा ना कि क्यू डैश और करस्पॉन्डिंगली आर आपने पॉइंट लिया तो ऑप्टिकली इक्वल पाथ है। हाँ, मैंने ये बोला कि हर इस वेव फ्रंट पी क्यू पे जो भी पॉइंट्स हैं उन सबके कॉरेस्पॉन्डिंग पी प्राइम पे भी कोई पॉइंट होगा ना। तो
ई से वेव चल के पी प्राइम पर पहुंची, क्यू से क्यू प्राइम पर पहुंची, तो अगर आर से आर प्राइम पर पहुंची है, या एस से एस प्राइम पर पहुंची है, या टी से टी प्राइम पर पहुंची है, तो ये सभी पाथ ऑप्टिकली इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पे सब में सेम टाइम लगा है। हाँ सर। ठीक है, ये सर। ऑप्टिकल पाथ लेंथ सेम होती है एक वेव फ्रंट की इनिशियल पोजीशन और किसी लेटर इंस्टेंट में जब आप उसकी पोजीशन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ सेम है एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक की, है ना। हाँ सर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी एक बहुत ही जबरदस्त प्रूफ है फॉर द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो व्हाट इज डिफ्रैक्शन, तो सुना हो शायद आपने। तो डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल्स। इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, या फिर फ्लेयरिंग ऑफ लाइट, फैल जाना, फ्लेयरिंग ऑफ लाइट when it passes through openings of small size, light या इनफैक्ट कोई भी वेव, flaring of light when it passes through obstacles of small size। या फिर इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि light enters into the region of geometrical shadow, light enters into the region of geometrical shadow due to diffraction। क्या मतलब है इन सारी बातों का, तो इसका मतलब समझते हैं कि सपोज ये मेरे पास एक स्क्रीन है, ओपेक स्क्रीन, जो लाइट को क्रॉस नहीं करने देती एक्सेप्ट अ स्मॉल ओपनिंग इन इट, स्लिट जिसको हम बोल देते हैं। और यहां से सपोज एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट है, तो अगर यहां से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट है, और अगर मैंने इसके सामने एक स्क्रीन रख दी दूसरी, तो अगर मैं सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लगाऊं जिसमें हम बोलते हैं लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और लाइट के वेव नेचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूं, तो मेरे को सामने स्क्रीन पे केवल यहां पर इल्यूमिनेशन देखने को मिलनी चाहिए, और ये वाला रीजन ज्योमेट्रिकली शैडो का होना चाहिए, मतलब इसमें इस पार्ट ऑफ द स्क्रीन पे लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए, और इस पार्ट पर भी स्क्रीन पे लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, और जब ये लाइट रेज यहाँ से आती हैं, तो ये लाइट रेज इधर भी पहुंचती हैं और इधर भी पहुंचती हैं, तो लाइट इज एबल टू एंटर इनटू दिस रीजन एज वेल। तो द आइडिया इज, अगर मैं इसको वेव थ्योरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो यहां से वेव फ्रंट आ रहा है, और जब ये वेव फ्रंट का बाकी पार्ट ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हो और केवल इतना वेव फ्रंट यहां से क्रॉस करता है, तो अब इस वेव फ्रंट की शेप यहां से निकलने के बाद ऐसी हो जाती है। और ये हाइगन वेव थ्योरी से बहुत ही लॉजिकल लगता है कि अगर आपके पास केवल इतने साइज का वेव फ्रंट है, तो आप इसको एक पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट करोगे, इसको एक पॉइंट सोर्स की तरह, इन सबको एक पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट करोगे, तो सबसे ऐसे वेवलेट्स निकल रहे होंगे। तो अगर तो मेरे पास ये इनफाइनाइट लॉन्ग वेव फ्रंट होता, तो मेरे को लाइट रेज ऐसी दिखती, जैसे मैं कहूँ इनफाइनाइट लाइन चार्ज होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी दिखती। लेकिन अगर आपके पास एक फाइनाइट लाइन चार्ज है, फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी आएंगी ना, बोलो। अगर इनफाइनाइट होती फिर तो सुपरपोजिशन इस तरीके से होती कि रिजल्टेंट फील्ड हर जगह पे लाइन के परपेंडिकुलर ही आती।
लेकिन अगर एक फाइनाइट लाइन चार्ज है तो सिमिलरली अगर ये एक फाइनाइट प्लेन वेव फ्रंट है तो आपको हर एक के जो वेवलेट्स मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे, तो आपको जो आगे सरफेस बनेगा टेंजेंशियल वो ऐसा बनेगा और ये वेव फ्रंट आपका ऐसा हो जाएगा और लाइट फैल के इस रीजन में पहुंच जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स पे लाइट बेंड कर गई, या फिर ऐसा कह सकते हैं लाइट फैल गई व्हेन इट पासेस थ्रू ऑब्स्टेकल्स ऑफ स्मॉल साइज, या फिर लाइट हमारी रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो में पहुंच गई डिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर बस ये लास्ट स्टेटमेंट का मतलब समझा सकते हैं, लाइट एंड टू रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। अगर नॉर्मली बात करते तो ये ओपेक स्क्रीन अगर मैंने यहाँ पे रख दी, ये वाली ओपेक स्क्रीन अगर मैंने यहाँ पे रख दी, तो यहाँ पे सामने स्क्रीन पे केवल इतने पोर्शन में लाइट आनी चाहिए ना यार। हाँ सर, हाँ सर। यहाँ नहीं आनी चाहिए, यहाँ नहीं आनी चाहिए। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जैसे आप क्या बोलते हो, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है रेज की तरह, तो बस ये लाइट रे तो सीधी आएगी ना। लाइट रे चलते चलते ऐसे थोड़ा मुड़ जाती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अपने आप ही, बिना किसी चीज को एनकाउंटर किए। हाँ सर। बट यहाँ पहुंच जा रही है इधर। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, रे ऑप्टिक्स से तो बिल्कुल भी नहीं। बट अगर आप वेव थ्योरी की तरह ट्रीट करें तो आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन है, आप लोगों को दिखानी है मुझे। एक मोमेंट होल्ड करें, मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूं। ये स्क्रीन शेयर करने लगा हूं आपके साथ में। सर जब हम सन को कोई क्लाउड के बीच के किसी होल से देखते हैं तो ऐसा ही होता है क्या? यही होता है? नहीं, वो एग्जैक्टली डिफ्रैक्शन का फिनोमिनन नहीं है। वो आपको पीछे एक पॉइंट सोर्स है, उससे लाइट रेज आपकी ऑलरेडी स्फेरिकल शेप में फैलती हुई आ रही हैं। तो क्लाउड से आपको वो पाथ दिखने लग जाता है डाइवर्जिंग बीम का। अदरवाइज आपको मतलब कुछ भी स्पेस में नहीं है तो आपको वो डाइवर्जिंग बीम दिखती नहीं। अदरवाइज सन एक है, उससे आया तो काइंड ऑफ डाइवर्जिंग बीम ही रही है ना। हाँ सर ठीक है। ये स्क्रीन विजिबल है, एक वीडियो है आपके लिए 4 मिनट का छोटा सा, एक बार आप इसको देखेंगे सुनेंगे, एल एक्सप्लेन की क्या हो रहा है यहाँ पे। दिख रही है स्क्रीन? यस सर। यस हाँ सर। हाँ सर। I can use this laser to demonstrate why scientists believe that to be the case. Now, to do that, I need a wire. It's a thin wire. It's only 100 micrometers in diameter. मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं है आज, तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। The wire is held vertically between these two clamps. Now, I'm going to slide this wire into the path of the laser beam. Before I do that, I'd like you to predict what you expect to happen to this dot on the screen. Most people expect to see a shadow where the wire blocks some of the laser light. So if this represents the circle on the screen, then most people expect the wire to come in front of the spot and leave a shadow. Let's see what actually happens. You can see here where the light has hit the wire. And on the screen, you can see, well, it's not a shadow. There's no line down the middle at all. In fact, that's the brightest part of the pattern. And coming out on either side horizontally, we can see a pattern of bright and dark regions. So what's going on here? We can only explain this pattern if we understand that light travels through space as a wave. The light waves travel from the laser to the wire,
and they're diffracted as they pass either side of the wire. That is, they're bent into the region behind the wire. Light waves which have travelled one way around the wire meet up with light waves which have travelled the other way around the wire, and they interfere with each other in the region between the wire and the screen. So let's take a look at this pattern in detail. In the centre, we can see there's a bright spot. There is no dark line. What's happening here is that light waves which have travelled around each side of the wire are arriving in step, that is, in phase. The wave crests add to each other, leading to constructive interference and a bright spot. If we move a little bit further out on the pattern, we reach a dark region. What's happening here is that the light waves which have come around one side of the wire are arriving exactly out of step, that is, out of phase with the light waves which have travelled around the other side of the wire. That leads to destructive interference. If we move a little bit further out, again we get constructive interference between the light waves which have travelled each way around the wire. And this pattern repeats as we go further out. Now, this is quite a simple demonstration to do, but the detailed explanation is really rather complicated. So for that detailed explanation, I am here for you. तो वो detailed explanation मैं देता हूँ आपको. कुछ मोटा मोटा समझ में आया आपको वो क्या प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था? हाँ सर. क्या समय बोल क्या समझ में आ रहा है? सर वो बीच में कुछ शैडो नहीं है और साइड वाले रीजन्स में ही शैडो आया, तो उसने बोला कि बीच वाले रीजन में लाइट उसके साइड से घूम के आ गया, लेकिन जो घूमा लाइट दोनों साइड वाले जो लाइट घूमे वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करके वो साइड वाले पैटर्न्स बना रहते हैं. तो बेसिकली शैडो फॉर्म नहीं हुई बिकॉज ऑफ द वेव नेचर ऑफ लाइट. लाइट वाज एबल टू एंटर इनटू दैट रीजन, और वहां पर उसके बाद क्योंकि उस ऐसे समझो कि एक वेव फ्रंट आ रहा था और उस वेव फ्रंट के रास्ते में एक ऑब्स्टेकल रख दिया हमने, और उस ऑब्स्टेकल को रखने के बाद जब उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके वेव फ्रंट आगे गया तो वो वेव्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई स्पेस में और वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर गई. और जब एक ही वेव फ्रंट के दो पोर्शन एक वायर के लेफ्ट साइड से और एक वायर के राइट साइड से क्रॉस करके स्क्रीन पे पहुंचे तो वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर चुके थे, और डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस ऑफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई और कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई. तो आई एम गोइंग टू डिराइव अ कंडीशन फॉर दैट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ओवर हियर, बट मैं वो वायर वाला केस नहीं लूंगा. मैं एक सिंपल केस लेने वाला हूँ, डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट. हम इस केस, ये जो मैंने स्क्रीन पे डायग्राम बनाया हुआ है, हम इस डायग्राम को लेकर डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक प्लेन वेव फ्रंट को एक स्मॉल साइज ओपनिंग में से पास कर देते हैं तो वो प्लेन वेव फ्रंट आपका स्फेरिकल में कन्वर्ट हो जाता, और उससे आपको स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमा मिनिमा देखने को मिलते हैं. तो वी विल ट्राई टू लोकेट द पोजीशंस ऑफ दोज मैक्सिमा एंड मिनिमा, की कहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा, कहाँ पे मिनिमा मिलेगा, and we will try to derive an expression for the intensity that can be obtained on the screen. जैसे हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किसी वाई डिस्टेंस पे इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ड्रॉ किया था, तो कुछ वैसा हम यहाँ पर भी करने वाले हैं. जो मैंने अभी स्क्रीन पे लिखा हुआ ये क्लियर कर दूं? हाँ सर. यस सर. तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, also known as Fraunhofer diffraction. ये जो Fraunhofer diffraction हम डिस्कस कर रहे हैं, that is a diffraction of a plane wavefront. तो we will talk about the diffraction of a plane wavefront by a single slit.
मतलब हमारी डिस्क्रिप्शन यहीं तक लिमिटेड है, हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। अदरवाइज आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठाएंगे डिफ्रैक्शन जिसमें होगा तो उसमें काफी कुछ आगे भी बता रखा होगा, बट जेई के सिलेबस में, जेई एडवांस में डिफ्रैक्शन है नहीं, जेई मेन में डिफ्रैक्शन आता है, नीट में आता है। तो उसके परस्पेक्टिव से जितना आपके सिलेबस से रिलेवेंट है उतना मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो डिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट बाय अ सिंगल स्लिट, तो ये चीज मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं ऐसे एक सेटअप आपके सामने बनाता हूँ, जिस सेटअप में मेरे पास एक स्लिट, एक स्क्रीन में रखता हूँ यहाँ पे। तो एक स्क्रीन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, जिसमें एक ओपनिंग हम यहाँ पर शो करेंगे। ये ओपनिंग इतने बड़े साइज की नहीं है जितनी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो ऐसे मैंने एक स्क्रीन दिखा दी, और इस स्क्रीन पे इधर से पीछे से पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट है। तो ऐसे मेरे पास यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट है, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट है मतलब प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट है। तो यहाँ से मेरे पास प्लेन वेव फ्रंट ट्रेवल करता हुआ आ रहा है। अब ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, मतलब हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट कैसे जनरेट होता है, तो जनरेट करने का बड़ा आसान सा तरीका है। एक कॉन्वेक्स लेंस लो और उसके आगे इधर एक पॉइंट सोर्स रख दो, उसके फोकल डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस पे। तो इससे जो वेव्स निकलेंगी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाली बीम है, ये समझना भी जरूरी था आपके लिए। और मैंने एक स्फेरिकल वेव फ्रंट लिया और उसको मैंने प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर लिया। तो इफेक्टिवली सोर्स और स्लिट के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है। इफेक्टिवली सोर्स और स्लिट के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है मेरे पास। तो ये प्लेन वेव फ्रंट मेरे पास यहाँ पर आता। अब ये वेव फ्रंट का केवल इतना पार्ट हमारी स्लिट में से आगे जाता। जब इस वेव फ्रंट में से केवल इतना पार्ट हमारी स्लिट में से आगे जाएगा, तो सामने जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के ऊपर जो आपको लाइट देखने को मिलेगी या इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगी, वो केवल इस रीजन में नहीं मिलेगी कि भैया बस वो यहाँ तक आ रही है, वो इसके आगे भी चली जाएगी। मतलब वही वाली बात कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या वो जो हम नॉर्मली बोलते हैं लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन वाले फंडे के हिसाब से चलें, फिर तो अपने को केवल यहाँ पर लाइट मिलने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो मेरा वेव फ्रंट है, इसको अगर मैं बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस का, डिस्टर्बेंसेस का सोर्स मानूं, तो हर जगह से ऐसे वेव्स पहुंचेंगी और अपने को इन जनरल इस पूरी स्क्रीन पे इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा अपने को, और उस इंटरफेरेंस पैटर्न को हम ऑब्जर्व करते हैं। और जैसा कि उस वीडियो में मैंने दिखाया था आपको कि एक सेंटर में ब्राइट स्पॉट बन रहा था, उसके बाद आपको डार्क लाइंस देखने को मिल रही थी। तो वी विल ट्राई टू लोकेट कि इस स्क्रीन पे डार्क लाइंस कहाँ पर होंगी। ठीक है, पहले मैं आपको सेंट्रल ब्राइट स्पॉट का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं, दैट व्हाई डू वी गेट अ सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। इस केस में भी अपने को सेंटर में एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा। ध्यान से समझेंगे जरा। यहां से डिस्टरबेंस यहां पहुंची, यहां से टॉप ऑफ द वेव फ्रंट से डिस्टरबेंस यहां पहुंची, बॉटम ऑफ द वेव फ्रंट से डिस्टरबेंस यहां पहुंची। तो मैं क्या ये कह सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि अगर इस वेव फ्रंट को मैं दो हाफ्स में डिवाइड करूं, तो अपर हाफ के हर पॉइंट से वहां पहुंचने वाली वेव के कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर हाफ में भी एक वेव ऐसी होगी जो उसके साथ जीरो फेज डिफरेंस रखती होगी। बोलो। हाँ सर, कह सकते हैं। तो बेसिकली इस
वे इतना बड़ा बना दिया मैंने, ज्यादा बड़ा हो गया। ये वेव फ्रंट है, ये पॉइंट है, तो ये वाली वेव और ये वाली वेव आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाएंगी। यहाँ से चलने वाली वेव और यहाँ से चलने वाली वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाएंगी। ये वाली वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाएंगी। तो अपर हाफ ऑफ द वेव फ्रंट और लोअर हाफ ऑफ द वेव फ्रंट में से पहुंचने वाली वेव्स वहां पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाएंगी और यहाँ पे आपको एक सेंट्रल मैक्सिमा देखने को मिलेगा, राइट। तो ये जो सामने वाला पॉइंट है, बिल्कुल ओ पॉइंट मार्क कर लेते हैं इसको। तो एट ओ ए सेंट्रल मैक्सिमा विल बी फाउंड। सर बट सर ये बात तो हुई कि उसके अपर हाफ में और लोअर हाफ में एक एक पॉइंट होगा करस्पॉन्डिंगली जिससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, बट अपर हाफ में और लोअर हाफ में मतलब अपर हाफ में ही ऐसे भी तो पॉइंट हो सकते हैं जिनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो दोनों का। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर हर एक इंटेंसिटी अपनी अपनी इंडिविजुअल की 4 टाइम्स हो जाएगी, बट इन कंपैरिजन टू दी नेबरिंग पॉइंट्स यहाँ पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकलता है यहाँ से। फिर वही मतलब ये चीज भी जनरलाइज नहीं कर सकते ना, मतलब ऐसा पॉइंट ऊपर आ सकता है कि जिसमें ऐसा नहीं हो रहा हो कि अपर हाफ और लोअर हाफ में करस्पॉन्डिंगली दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो, पर बट ऐसा हो रहा हो कि अपर हाफ के दो पॉइंट में। उसके लिए एक काम करेंगे, अभी मैं आपको प्रॉपर मैथमेटिकली एक पॉइंट चूज करके ऊपर वहां पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करवाऊंगा और फिर देखेंगे कि सेंटर पे सबसे ज्यादा आती है कि नहीं आती है, ठीक है। हाँ सर। अभी मैं केवल आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ कि ऐसा आप सोच सकते हैं। अभी मैं इसको प्योरली मैथमेटिकली, बिल्कुल टिपिकल मैथ्स, कोई एजम्पशन नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको टिपिकल मैथमेटिक्स से समझाऊंगा कि ऐसा हो रहा होगा, राइट। तो फिलहाल मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ। अब मैं लोकेट करने की कोशिश करूंगा, सेंटर से ओ से ऊपर जाना शुरू करता हूं और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा। ऊपर जाते जाते पहली डार्क लाइन कहाँ बनेगी, तो पहली डार्क लाइन ऊपर और पहली डार्क लाइन नीचे, मैं वो लोकेट करूंगा और इन दोनों डार्क लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कहलाती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा ए और यहाँ पर एक पॉइंट आएगा ए प्राइम सिमेट्रिकली, जहां पे डार्क लाइंस बन रही होंगी और इन दोनों डार्क लाइंस के बीच के डिस्टेंस को हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। जैसे कि आपने वहां पर देखा था, सेंटर में एक फ्लेयर किया हुआ पॉइंट था, उसके बाद तो आपको छोटी छोटी फ्रिंजेस देखने को मिल रही थी, ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट, बीच में एक फैला हुआ रीजन देखने को मिल रहा था। वो जो फैला हुआ रीजन है दैट इज दी सेंट्रल मैक्सिमा। और वो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए मैं ये ढूंढूंगा कि पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरेस्ट कहाँ होगा और मतलब ऊपर और नीचे कहाँ होगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट है इसके लिए क्या करेंगे, तो सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका एंगल थीटा मान लेते हैं, ये वाला। तो थीटा इसकी एंगुलर पोजीशन हो जाएगी, तो ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूं। और यहां पर एक वेव फ्रंट के टॉप से पहुंचेगी, एक वेव हमारी वेव फ्रंट के टॉप से पहुंचेगी, ये वाली, और एक वेव हमारी यहां से पहुंचेगी। ऐसा नहीं कि केवल यही पहुंच रहेंगी, और भी पहुंच रही होंगी। मैं केवल एक्सट्रीम रेज ड्रॉ कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। अब ध्यान से समझना आप जरा। मान लेते हैं यहां से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया और अगर इस स्लिट की विड्थ ए है तो ये डिस्टेंस ए साइन थीटा होगा। अगर ए आपका बहुत कम है और ये डिस्टेंस डी बहुत ज्यादा है, तो जैसा कि हमने YDAC में भी ये वाली ज्योमेट्री देखी हुई है, तो आप ये डिस्टेंस को ए साइन थीटा लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर ये एंगल थीटा है तो। बोलो हाँ सर। अब अगर ए साइन थीटा लैम्डा के इक्वल हो गया, अगर ए साइन थीटा लैम्डा के इक्वल हो गया, तो ध्यान से सुनना, मैं जरा थोड़ा साइड में स्क्रॉल करके एक अलग से डायग्राम बना रहा हूं। ये मेरा वो वेव फ्रंट के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ए बी या PQ लिख लेते हैं इसको, और ये मेरा वो पॉइंट है ए। तो ये और ये, इस रे और इस रे के बीच में
पाथ डिफरेंस जो है मेरा वो लैम्डा है ना, अगर a sin थीटा लैम्डा के इक्वल हो गया तो। एम आई राइट? हाँ सर। तो अगर मैं इसके मिडल से एक रे लूं r से चलने वाली, तो p से रे जो a पर पहुंच रही है, p से जो वेव a पर पहुंच रही है और r से जो वेव a पर पहुंच रही है, उनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस आएगा? लैम्डा बाय 2। हाँ सर। हाँ सर। पीछे आ जाना। पी के जस्ट नीचे से एक रे लूं, आर के जस्ट नीचे से एक रे लूं, इन दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस आएगा? सेम ही आएगा, लैम्डा बाई 2। So that means for each wave in the upper half of the wave front, there exists a wave in the lower half of the wave front जो उसके साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर जाएगी। हाँ सर। और अपर हाफ लोअर हाफ को खत्म कर देगा। हाँ सर। अब सार्थक इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ तो खत्म हो ही जाएंगे ना, उस 10 बंदे उधर थे 10 बंदर थे, इधर वाले 10 ने उधर वाले 10 में से एक एक को मार दिया एक दूसरे को, तो खत्म हो गए ना। हाँ सर। हाँ सर। तो कंस्ट्रक्टिव में शायद आपको डाउट था, बट डिस्ट्रक्टिव में तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। नो सर। तो व्हेन a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, मिनिमा इज फॉर्म्ड। वहां पे ध्यान रखना, जो अपन ने YDSC पढ़ा था उसमें जब d sin थीटा पहली बार लैम्डा के बराबर हुआ तो वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई थी, क्योंकि वहां पे बस दो ही वेव्स थी, ये वाली एक यहाँ से आ रही थी और एक यहाँ से आ रही थी। यहाँ ऐसा नहीं है ना, यहाँ ये सारी वेव्स हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है। हाँ सर। तो when a sin theta is equal to lambda, a minima is formed. This is called first minima. और यहां से sin थीटा की वैल्यू हमारे पास आती है लैम्डा बाई ए, थीटा आ जाता है साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा बाई ए। दिस इज नोन एज एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। तो थीटा एंगल ऊपर, सिमिलरली थीटा एंगल नीचे, हमारे पास फर्स्ट मिनिमा बनता है। तो हम ये पूरा एंगल 2 थीटा लिखते हैं, एंड दिस 2 थीटा दैट इज 2 टाइम्स साइन इनवर्स लैम्डा बाय ए। दिस इज कॉल्ड द एंगुलर स्प्रेड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक। हाँ तो सर। जो स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है 99% ऑफ द एग्जामिनेशन में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है डिफ्रैक्शन से रिलेटेड। स्पेसिफिकली अगर मैं नीट की बात करूं तो उसमें मेनली डिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर स्प्रेड बताओ कितना है, या एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा बताओ कितना है। ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें इसमें पूछी जा सकती है, बट ये सबसे कॉमन चीज है। और इसमें आपने ध्यान रखना है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन जरूरी नहीं है लग रही हो, वो लैम्डा और ए की वैल्यूज को देखकर आपको सोचना है कि यार स्मॉल एंगल लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है। नोट करो यहां तक। जब a sin थीटा 2 लैम्डा के बराबर होगा, जब a sin थीटा 2 लैम्डा के बराबर होगा, तो a सॉरी ये p ले लेते हैं, ये q ले लेते हैं। तो यहां से यहां तक का जो मिड पॉइंट है r, यहां से यहां तक पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा। हाँ सर। r और p का भी एक मिड पॉइंट चूज कर लेते हैं s। तो p से आने वाली वेव और s से आने वाली वेव डिस्ट्रॉय कर देंगे एक दूसरे को। हाँ सर। इससे नीचे वाली इससे नीचे वाली को खा जाएगी, इससे नीचे वाली इससे नीचे वाली को खा जाएगी। सिमिलरली r और q का मिड पॉइंट ले लेते हैं s प्राइम, तो r प्राइम और s प्राइम खा जाएंगे, r से नीचे वाली इसको खा जाएगी, ये इसको खा जाएगी।
तो अगर a sin थीटा 2 लैम्डा होगा तो भी मिनिमा बनेगा। तो when a sin theta is equal to n lambda, minima is formed on the screen. तो डार्क लाइंस की एंगुलर पोजीशंस निकालनी है तो a sin थीटा को n लैम्डा के बराबर करना आपने। तो ये nth ऑर्डर मिनिमा के लिए हो गया। n को 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट मिनिमा, n को 2 पुट करेंगे सेकंड मिनिमा एंड सो ऑन। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है एक, जो कि मैं डिराइव नहीं करूंगा। ये एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है। द एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमाज are given by the formula a sin theta is equal to 2n minus 1 lambda by 2n plus 1 lambda by 2। तो सेंट्रल मैक्सिमा except for central maxima, except for the central maxima, तो सेंट्रल मैक्सिमा तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे बनता ही है सीधी वाला। उसके अलावा जो मिनिमा मैक्सिमास बनते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली a sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2 पे, ये अप्रॉक्सीमेट है, फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा देखने को मिलता है a sin थीटा इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 2 पे, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा देखने को मिलता है एंड सो ऑन। कोई डाउट? इसमें डाउट तो आप रेज नहीं करेंगे क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है। अभी मैं टिपिकल मैथमेटिक्स पे जाऊंगा जिसमें इसको डेराइव करेंगे, बट वो डेरिवेशन मतलब ठीक है आपको समझाने के लिए जरूरी है, बट रिजल्ट ये की रिजल्ट जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है डिफ्रैक्शन के। सर वो ब्राइटनेस के बारे में फिर मैथमेटिकल वाले में बता पाएंगे ना, मैथमेटिकल तरीके से मैथमेटिकली निकाल पाएंगे ना उनकी लोकेशंस। ब्राइट की लोकेशन एग्जैक्ट ये नहीं आती, ये केवल एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है। मिनिमा की लोकेशन निकालेंगे जब a sin थीटा एंड लैम्डा के बराबर होगा तो मिनिमा बनेगा, डार्क लाइंस आएंगी। नहीं सर, मतलब सर मैं बोलूँ कि ब्राइटनेस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ज्यादा है या फिर बाकियों की ज्यादा है, वो हम मैथमेटिकली बोल मैक्सिमा पाएंगे। की ज्यादा होगी, मेजॉरिटी लाइट सेंट्रल मैक्सिमा पे ही होती है। 96% ऑफ द लाइट इज एट सेंट्रल मैक्सिमा, बाकी सब बहुत ही कम होते हैं। आपने वो वीडियो में देखा भी होगा, सेंटर पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस थी और उससे जैसे ही आप फर्स्ट मैक्सिमा पर भी गए थे वो उसके कंपैरिजन में बहुत डल था। वो उसमें तो हम इंटेंसिटी से प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वो आर का फैक्टर भी आ रहा था ना, इसमें तो हम इंटेंसिटी आर का फैक्टर इतनी क्लोज बाय थोड़ा आता है, अच्छी खासी दूर थे आप, जरा सा साइड में गए, आपका वो जो स्क्रीन थी वो कम से कम 1-1.5 मीटर दूर थी जो मैंने वीडियो दिखाया आपको, और जो सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस था वो तो 1 सेंटीमीटर भी नहीं था, है ना? हाँ सर। तो a sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2 पे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, a sin थीटा इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 2 पे सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा एंड सो ऑन। और इसके अलावा इसमें एक स्पेशल केस जो नोट करेंगे जल्दी से, मेरी स्क्रीन हैंग कर गई है मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ नोट करेंगे ध्यान से। एक इसमें हमारा स्पेशल केस रहता है जिसमें हमारा थीटा बहुत कम आता है। थीटा बहुत कम आएगा जब आपका लैम्डा बाय ए की वैल्यू बहुत कम आएगी, है ना? तो उस केस में थीटा बहुत कम आएगा, तो उस केस में आपका साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, और थीटा को आप y बाई कैपिटल D भी लिख सकते हैं। क्यों भाई? वेयर y इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट। बोलो, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं और थीटा को y बाई D भी लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पहला मिनिमा कितनी दूर बनेगा सेंटर से, पहले मिनिमा के लिए a साइन थीटा लैम्डा के बराबर, a साइन थीटा को साइन थीटा लिख दो तो a इंटू थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, लिख रहे हैं ध्यान से। पहले मिनिमा के लिए a साइन थीटा लैम्डा के बराबर,
साइन थीटा को थीटा लिख दो और थीटा को वाई बाई डी लिख दो, तो ए वाई बाई डी इज इक्वल टू लैम्डा, तो वाई कितना आ गया? डी लैम्डा बाई ए। तो लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन ए, वो उसके बीटा से मिलता जुलता। तो सेंट्रल मैक्सिमा से लैम्डा डी बाई ए डिस्टेंस पे पहला मिनिमा ऊपर को, और सेंट्रल मैक्सिमा से लैम्डा डी बाई ए डिस्टेंस नीचे पहला मिनिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी आ गई? 2 डी टू लैम्डा लैम्डा डी बाई ए। YDSC के अंदर सभी मैक्सिमा की विड्थ लैम्डा डी बाई डी आती थी, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ 2 लैम्डा डी बाई ए आती है, बाकी सभी मैक्सिमास की विड्थ अप्रॉक्सीमेटली लैम्डा डी बाई ए आती है। और उनकी लोकेशंस, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। इसमें साइन थीटा को tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी लिख दो, तो y इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा डी बाई 2a। इससे आप डिस्टेंसेस निकाल पाएंगे सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा बाकी मैक्सिमा के। क्या डिस्टेंस हुआ सेंट्रल मैक्सिमा से nth ऑर्डर मैक्सिमा का? टू 2n+1 लैम्डा डी बाई 2a। ठीक है, बोलो। हाँ सर, हाँ हाँ सर। ठीक है, ठीक है, ये सेशन क्लोज करेंगे यहाँ पे। आपकी भी नेक्स्ट क्लास का टाइम है, मेरी भी आगे क्लास है, और इसको आप गो थ्रू कर लो, फिर इसके बारे में भी और डिस्कशन करेंगे। डिफरेक्शन पे अभी काम करेंगे, ये सारे रिजल्ट्स को रिवाइज भी करेंगे, और वो मैं मैथमेटिकल भी डेरिवेशन दिखाऊंगा इसकी आपको। सर वो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा लैम्डा बाई 2 पे नहीं आना चाहिए क्या, मतलब वो अप्रोक्सीमेशन पे? नहीं, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा पे पहली बार मिनिमा बनाया। अच्छा हाँ ठीक है, उसके बाद ही मैक्सिमम होगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सर अगर मैं ऐसा सेटअप बनाऊं कि जिसमें जो मेरा विड्थ है स्लिट की और उसके दोनों मार्जिन्स पे छोटे छोटे होल्स कर दो, तो YDSC भी होगा, डिफ्रैक्शन भी होगा, तो फिर इनफैक्ट वैसे आप ध्यान से समझें तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पहले दोनों स्लिट्स पे डिफ्रैक्शन होती है, फिर जाके स्क्रीन पे इंटरफेरेंस होती है। अगर वहां डिफ्रैक्शन नहीं होती तो आपको पूरी स्क्रीन पे इल्यूमिनेशन नहीं मिलती। और अगर आप मल्टीपल होल्स बनाते हैं तो उसको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं। यहाँ तो मैंने एक ही स्लिट बनाई, मल्टीपल स्लिट्स रख के डिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क के सरफेस पे एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ही होती है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा एक कलर्ड पैटर्न दिखाई देता है आपको। ओके, चलिए ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। ओके।